Hello guys, myself Christian. कल की वर्ल्ड कप की नाइट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप नाइट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप आई वुड से, जिसमें यहाँ पे हैरी केन का मैजिक देखने को मिला, बेल्जियम की एंड यूएसए की इनसेन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड प्लेड रियली गुड। हम तो सीधे चलते हैं कल के पहले मैच की ओर विच वॉज इंग्लैंड वर्सेस डीआर कोंगो। तो स्कोर लाइन थी 1 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड ने जिस तरीके से शो किया एटीट्यूड, मतलब एक गोल खाने के बाद भी आप कमबैक किस तरीके से कर सकते हैं। 1966 के बाद इंग्लैंड हैड मेक अ कमबैक इन द नॉकआउट स्टेजेस। इस मैच का सबसे पहला गोल 7th मिनट पे आया हुआ है केपेंगा और डीआर कोंगो, और जिस तरीके से पूरा मैच में डीआर कोंगो खेला है टिल दी 17 मिनट दे वर डोमिनेटिंग इंग्लैंड। वो गोल स्कोर करने ही नहीं दे रहे थे। रैशफोर्ड ट्राई कर रहे हैं, हैरी केन ट्राई कर रहे हैं, बट दे वर नॉट एबल टू स्कोर। जिस तरीके से लायन मपासी ने कीपरिंग करी थी, ही वॉज ऑल्सो सो गुड इन द मैच। बट उसके बाद एक मोमेंट आता है 74 मिनट पे, एट द पास ऑफ एंथनी गॉर्डन, हैरी केन स्कोर्ड अ इनसेन गोल और विच couldn't be saved because it was insane finish from हैरी केन साइड। अब यहाँ मैं तारीफ करना चाहूँगा इंग्लैंड की 1-0 स्कोर लाइन होने के बाद भी उन्होंने अपनी नर्व्स होल्ड करके रखी और उन लोगों ने ऐसी कुछ रश नहीं करा कि भाई हमारा एक गोल हो चुका। अब जिस तरीके से सब्सटीट्यूशन भी किया गया, एंथनी गॉर्डन was substituted at the 16th minute in place of Marcus Rashford was also good in this match, but वो फिनिश नहीं आया, तो उसकी वजह से एंथनी गॉर्डन हमें सब्सटीट्यूट होते हुए दिखा दिया। एंथनी गॉर्डन जिस तरीके से उन्होंने असिस्ट करे दोनों टू हैरी केन वॉज रियली गुड। हाँ जरूर इस मैच के बाद भी कंसर्न्स रहेंगे इंग्लैंड के लिए। वरना हम बॉल पोजीशन स्टैट्स की ओर कर बात करते हैं तो सबसे बढ़िया बॉल पोजीशन 60% इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, 40% इन फेवर ऑफ डीआर कोंगो। ऑब्वियसली जब आपके पास उस तरीके से मिडफील्डर्स हो जो गेम को चलाना जानते तो आपके पास बॉल पोजीशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और 2.1 वॉज XG ऑफ इन फेवर ऑफ इंग्लैंड और 0.77 XG इन फेवर ऑफ डीआर कोंगो। डीआर कोंगो ने फर्स्ट गोल मारा, उसके बाद फिर बॉल रखने का बहुत ट्राई किया, सेव करने का बहुत ट्राई किया, बट मुझे जो एक चीज़ प्रॉब्लम लगी बॉल की, आप अपोजिशन बॉक्स की ओर बॉल ले जा रहे हैं लेकिन उसके बाद आप फिनिश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्ट बैक पास देने लग रहे हैं। जो उतना अच्छा ओपनिंग ने उतना अच्छा कुछ शॉट्स आपने लिए नहीं, आपने उस तरीके से आपका फ्रेम ऑफ माइंड ही उस तरीके का नहीं था कि हम सेकंड गोल मारे, वरना आप सेकंड गोल मारने के लिए ज़्यादा हो सकता था, आप कर सकते थे और फिर इंग्लैंड उस तरीके से कमबैक नहीं कर पाती क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरीके से बिल्ड हो जाता है कि सिर्फ हमें एक ही गोल मारना है, एक गोल में कोलाइज हो जाएगा। तो उस तरीके से मेरे हिसाब से डीआर कोंगो यहाँ कहीं ना कहीं हमें पीछे छूटती हुई दिखाई दी। टोटल शॉट्स टेकन बाय इंग्लैंड इज 16, 7 शॉट्स ऑन टारगेट। कहीं ना कहीं हमें दिखाई भी देगा क्योंकि ऑब्वियसली जिस टीम पास अच्छे स्ट्राइकर्स एंड विंगर्स हैं वो ऑब्वियसली शॉट ज़्यादा लेंगे और शॉट्स ऑन टारगेट भी उनके अच्छे खास रहेंगे। एंड डीआर कोंगो 7 शॉट्स टेकन ओनली एंड 2 वर ऑन टारगेट। तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग थी वो एक एबिलिटी, फिनिशिंग एबिलिटी भी आप देख सकते हो। और शॉट्स इतने लिए भी नहीं क्योंकि वो डिफेंस की ओर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे पूरे मैच। चलिए फिर सीधे चलते हैं कल के नेक्स्ट मैच की ओर। वो था बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। बेल्जियम वर्सेस सेनेगल जिस तरीके का मैच था उस तरीके से एक्सपेक्टेशंस भी थी कि बहुत ज़्यादा क्लोज रखा। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये मैच हाफ टाइम में जाने वाला है और ये गया भी। जिस तरीके से बेल्जियम और सेनेगल खेली थोड़ा अपोजिट था क्योंकि सेनेगल कहीं ना कहीं अटैकिंग के साथ डिफेंसिव भी चले गए जो उनको मिड में फंसी रह गई उसके बाद। और बेल्जियम ने उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया, दोनों लोगों ने भी 2 गोल स्कोर किए। फर्स्ट गोल ऑफ द मैच was scored by Diarra at the 24th minute और second goal was also scored by Senegal by Sarr in 51st minute which was insane। सेनेगल ने डोमिनेट करा पूरे 51 मिनट तक, लेकिन उसके बाद 86 मिनट पे लुकाकू गोल हुए, फिर 89 मिनट पे टेलमेंस, मतलब कहीं ना कहीं वो नर्व होल्ड करके रखी बेल्जियम ने और उसके बाद पूरे एंड मोमेंट पे क्लच सिचुएशन पे आके गोल स्कोर करा। वरना हम इस मैच को स्टैटिकली देखें तो 52 बॉल पोजीशन इन फेवर ऑफ बेल्जियम, 48% बॉल पोजीशन इन फेवर ऑफ सेनेगल। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा जिस तरीके से मैं दिखाई भी दिया। लेकिन जहाँ थोड़ा सा मैच हमें डिफरेंस दिखा वो थे XG, एक्सपेक्टेड गोल्स इन फेवर ऑफ बेल्जियम 1.74 विच इज़ गुड, लेकिन वरना आप सेनेगल से कंपेयर करेंगे बहुत पीछे थे। एंड 3.58 XG इन फेवर ऑफ सेनेगल, मतलब बहुत ही ज़्यादा XG, मतलब एक्सपेक्टेड गोल्स बहुत ही ज़्यादा थे सेनेगल का। ऐसा लग रहा था कि दे कुड स्कोर 3 or 4 गोल्स, बट
2 गोल्स पे ही अटैक है। उसके बाद डिफेंड भी अच्छा करा बेल्जियम ने। एंड उसके बाद टोटल शॉट्स 90, दोनों टीम से टोटल शॉट्स 19 है। दोनों ने शॉट्स ऑन टारगेट 5-5 मारे, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज मैच था। आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों तरफ थोड़ी वीक गोल कीपिंग रही। और मैं जिस तरीके से एक्सपेक्ट करता हूँ दीपक कोर्टवा से कि ही विल विन अ मैच फॉर बेल्जियम, अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप में वो दिखाई देने को नहीं मिला, क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म कुछ रही भी नहीं है 1-2 साल से आप कहें देखें तो। और लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी एक मैच हो सकता है कि ये बेल्जियम को अपने दम पे दीपक कोर्टवा जिता के दे दे। चलिए फिर हम सीधे चलते हैं कल के नेक्स्ट मैच की ओर, विच वॉज यूएसए वर्सेस बॉस्निया। मतलब यूएसए ने फुल्ली डोमिनेट करा। माई प्रेडिक्शन वॉज 2-1, बट 2-0 हुआ, क्योंकि बॉस्निया बिल्कुल ही आउट ऑफ गेम लगी पूरे मैच में। बट कहीं ना कहीं स्टैटिकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिस मैच वॉज क्लोज, बट वो कहीं ना कहीं फिनिशिंग में बॉस्निया बहुत ही ज़्यादा पीछे रही। फर्स्ट गोल ऑफ द मैच वॉज स्कोर्ड बाय बेल्गियन एट द 45th मिनट, विच वॉज इनसेन गोल। मतलब आप देखें, वरना उस व्यू को आप देखेंगे उधर। एंड सेकंड गोल ऑफ द मैच वॉज स्कोर्ड बाय टिलमैन एट 82nd मिनट। बॉस्निया ज़रूर स्टैटिकली बहुत ज़्यादा बॉल पोजीशन भी थी, बॉल अपने पास भी रख रही थी, बट वो फिनिश नहीं कर पाए और वो मिसिंग भी थी वो चीज़। एडन डज़ेगो उस तरीके की फॉर्म में लगे नहीं। और 48% बॉल पोजीशन इन फेवर ऑफ इंग्लैंड एंड 52% बॉल पोजीशन इन फेवर ऑफ बॉस्निया। तो कहीं ना कहीं बॉल पोजीशन में कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए दिखाई दी, क्योंकि बार बार बॉल ले रहे थे, बट वो फिनिशिंग में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही थी, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर फिनिश करना वो जो एक चीज़ होती है वो बहुत ही कम टीम्स कर पाती हैं, और बॉस्निया के अंदर वो मिसिंग थी। और 0.92 का XG यूएसए में का, विच वॉज अ गुड, और 0.25 XG का इन बॉस्निया, इन फेवर ऑफ बॉस्निया। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड गोल्स दिखे नहीं, लेकिन शॉट्स उन्होंने ज़रूर 10 लिए और उनमें से 3 टारगेट भी लगे, बट उनमें से एक भी गोल तक नहीं पहुंच पाया। आई थिंक यहाँ मैं एक और चीज़ की तारीफ करूँगा, वो है यूएसए की डिफेंस, क्योंकि आपने 2 गोल स्कोर कर लिया, लेकिन उसके बाद 2 गोल आपको सेव भी करने पड़े। आपको हर गोल पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहीं मिस ना कर दें, कुछ गलती ना कर दें, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया। स्पेन इतना अच्छा अभी तक ये टूर्नामेंट रहा नहीं है जिस तरीके से उनसे डोमिनेट है एवरीवन, बट उन लोगों ने 2 ड्रॉ खेले पूरे ग्रुप स्टेज। ऑस्ट्रिया ने एक मैच, दे लॉस्ट अ मैच अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड दे प्लेड अ ड्रॉ अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया उस तरीके की टीम है जो परेशान कर सकती है स्पेन को, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस वाले मैच में हमें लमीन यमाल फैक्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि लमीन यमाल इज़ नॉट 100% फिट। इस पूरी स्पेन टीम को जो परेशानी हो रही है वो है उनके इंजरीज से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि फर्मिन लोपेज ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, डैनी ऑल्मो इंजर्ड थे एक मैच में, एंड निको विलियम्स अभी भी इंजर्ड है और 1-2 वीक तक वो नहीं आने वाले। और ये भी चांस है कि शायद वो फाइनल तक आए तो, लेकिन आई थिंक वो एक परेशानी रहेगी। निको विलियम्स का प्रेजेंस मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल रहेगा पूरा करना। डैनी ऑल्मो कर सकते हैं, लेकिन डैनी ऑल्मो भी इंजरी से आ रहे, उन्हें डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करवाएंगे, बाद में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं लमीन यमाल के ऊपर ये डिपेंडेंस यहाँ और बढ़ जाता है। आई थिंक मुझे यहाँ लग रहा है वहाँ जो एक्स फैक्टर जो इस पूरे मैच में रहेगा वो है टेम्पो कंट्रोल करना, कि कौन इस पूरे मैच में टेम्पो कंट्रोल करता है। और जब आपके पास रॉड्री और पेड्री हो तो टेम्पो कंट्रोल उनसे बेहतर मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता इस पूरे वर्ल्ड कप में, और वो हमें देखने को मिलेगा भी। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ लैग करेगी, जहाँ पेड्री जैसा एक मिडफील्डर पूरे गेम को चला रहा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया को यहाँ मुश्किल आने वाली है। कहीं ना कहीं एक साइड से हमें देखने को मिलेगा कि लमीन यमाल 1-2 डिफेंडर्स के साथ पूरे गेम में चला रहे हैं, और वहाँ से ओवरज़बाल इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं। ओवरज़बाल या फिर हमें डैनी ऑल्मो स्टार्ट करते हुए दिखाई दे तो वो भी यही काम कर सकते हैं। एट 3rd of July 2025 डियोगो जोटा। आई थिंक माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज गोना बी 2-1, और 2-2 भी हो सकती है, लेकिन ऑस्ट्रिया को अपना फुल डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा अगेंस्ट स्पेन। और स्पेन के लिए सबसे बड़ा एक वो चीज़ होगी कि लमीन यमाल उनका अपना 100% फिट रहे
और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया इज़ अ गुड टीम, वो फंसा सकती है, उनके पास डिफेंस है, पर जिस टीम के पास डिफेंडिंग एबिलिटी होती है वो कोई भी टीम को इस पूरे वर्ल्ड में फंसा सकती है। अब मैं यहाँ एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, वो है कल है 3 जुलाई 2026, करेक्ट एक साल पहले 3 जुलाई 2025 को हमें एक कार एक्सीडेंट में एट द एज ऑफ 28 डिएगो जोटा पास ड्यू टू एन एक्सीडेंट। आई थिंक मुझे डिएगो जोटा की एक बात याद आती है, उन्होंने 2024 या 23 में ये बात बोली थी, दे वॉन्ट टू विन द वर्ल्ड कप फॉर रोनाल्डो। और अब इस चीज़ को पूरा करने का काम पूरी पोर्चुगल टीम के ऊपर हुआ, और कल पोर्चुगल का एक मैच भी है अगेंस्ट क्रोशिया। सो कहीं ना कहीं उन्होंने उन्हें ट्रिब्यूट देंगे टू देयर परफॉर्मेंस टू द डिएगो जोटा। एंड मैं तो बोलूँगा कि आप पूरा वर्ल्ड कप जीजिए उस डिएगो जोटा के लिए। एंड यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब पोर्चुगल ने अपनी स्क्वाड अनाउंस करी थी तो यूजुअली हर टीम 26 प्लेयर्स अनाउंस कर रही थी, पोर्चुगल अनाउंसेस 27, और वो जो 27 प्लेयर थे वो थे डिएगो जोटा। इन मेम्बरेंस ऑफ डिएगो जोटा दे डिड दैट, और कहीं ना कहीं इट वाज अ ग्रेट थिंग डन बाय पोर्चुगल। ऑब्वियसली इस पूरे वर्ल्ड कप में हमें डिएगो जोटा प्रेजेंस खल रही होगी। कहीं ना कहीं वो पोर्चुगल टीम में मार्टिनेज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने बोला कि दे आर गोइंग टू मेक सम बिग चेंजेस। तो कहीं ना कहीं इस बिग चेंजेस में जो हमें एक चेंज देखने को मिल सकता है वो है पेड्रो नेटो की जगह हमें राफेल लियाओ खेलते हुए देखें, या फिर जॉब फिलिक्स की जगह राफेल लियाओ। तो कहीं ना कहीं राफेल लियाओ का इंक्लूजन हमें देखने को मिल सकता है। और ऑब्वियसली हमारे दो लूका मॉड्रिच या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दोनों में से कोई एक हमें आगे जाता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक पोर्चुगल जो इस पूरे वर्ल्ड कप में फेवरेट्स काउंट की जा रही थी, लेकिन उन्होंने बिलो द पार परफॉर्मेंस दिया है। ऑब्वियसली उनकी मिडफील्ड जिस तरीके की थी है, बेटिया, नेवेस, ब्रूनो, बर्नार्डो सिल्वा, उस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आया नहीं है इस पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन जब आपके पास एक क्वालिटी टीम होती है तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो नॉकआउट में परफॉर्मेंस दें, और मुझे लग भी रहा है वो इस वर्ल्ड कप भी देंगे। पर द बिगेस्ट जो एक सेटबैक रहा पूरी पोर्चुगल टीम के लिए वो है रोनाल्डो के नॉकआउट में गोल्स। रोनाल्डो हैज 0 गोल्स इन नॉकआउट्स। रोनाल्डो को हो सकता है इस मैच में पहला गोल देखने को मिला इन दी नॉकआउट। लाइन की प्रेडिक्शन होने वाली है, इस विल बी 3-2 इन फेवर ऑफ पोर्चुगल या फिर 3-1 इन फेवर ऑफ पोर्चुगल, क्योंकि पोर्चुगल मुझे लगता है इस मैच में कमबैक करने वाला। नेक्स्ट मैच होगा हमारा स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया। इस मैच में इतना बात करने के लिए कुछ है नहीं, बट मैं तब भी अपनी प्रेडिक्शन देना चाहूँगा, वो होगी स्विट्जरलैंड के फेवर में 2-1, क्योंकि स्विट्जरलैंड इज़ अ टीम जो इस गेम को डोमिनेट कर सकती है। स्विट्जरलैंड का भी मैचेस भी बहुत ही अच्छे गए। जब थोड़ी शॉकिंग प्रेडिक्शन कुछ होगा, अल्जीरिया को शायद अपर हैंड रख रहा हूँगा, बट स्विट्जरलैंड इस मैच को ले जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।